हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास है। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत है। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं और हमने तो संविधान सभा की मांग, कैसे हमारी संविधान सभा बनी थी, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग क्या है पूरी विस्तार से बातें कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो सबसे पहले प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिएगा। और आज जो हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं वो है हमारा, जैसे कि मैंने आप अगर कल वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने कहाँ पर छोड़ा था, कि उद्देश्य प्रस्ताव पर हमने वीडियो को छोड़ा था। तो आज वहीं से शुरू करेंगे सारी चीज़ों को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, कैसे चीज़ें आई थी, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। और एक बात और है, थोड़ा जैसे क्या होता है कि काफ़ी बच्चों का यही कमेंट आता है कि सर कई बार तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि रिश्तेदार काफ़ी परेशान कर देते हैं, या फिर जो फ्रेंड हमारे सर्कल में रहते हैं और जो फिर घर वाले रहते हैं। क्योंकि भाई आस पास पड़ोस में किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो घर वाले डंडा करके रख देते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसका हो गया, उसका हो गया ना। लेकिन एक तो है कि सिविल सर्वेंट मतलब सिविल सर्विसेज में तो ऑलरेडी भी उतना ज़्यादा समय लग जाता है कि लगभग, अगर मान के चलिए कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं तो लगभग 1.5-2 साल का समय निकल जाता है उसमें। अगर मान लीजिए आप एक अटैम्प्ट मतलब पहले अटैम्प्ट नहीं निकाल पाते, दूसरा अटैम्प्ट लेने में फिर आपका 1 साल लगभग चला जाता है। तो इस हिसाब से 2-2.5 साल का प्रोसेस फिर बना रहता है। ऐसे यदि आप मेहनत कंटिन्यू करते हैं तो लगभग, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो सेकंड अटैम्प्ट तक हो जाता है, ठीक है। तो इन 2-2.5 साल 3 साल ये थोड़ा टाइम उतना भी कम नहीं है। जब आप इस फेज से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हों, या कोई सा भी सर्कल हो। सिर्फ देखो यार, लोगों को क्या है ना, सिर्फ आपकी सफलता से मतलब है। आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप असफल रहे हो, क्या हो रहे हो, इससे मतलब नहीं उन्हें। सिर्फ उन्हें दिखाई देती है सफलता। यदि आप असफल होते हैं तो उनके लिए असफल है, लेकिन आप ये मान के चलिए जब आप असफल होते हैं तो आप कभी मत मानना असफल हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ पाई है, वो है एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस सर दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ है, न कि सफलता। तो जब वो लोग इतना ज़्यादा बोली मारते हैं तो मैं उन्हीं के लिए एक मोटिवेशन कोड बना कर लेकर आया हूँ। तो उनके लिए ये है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो बस यही पंक्ति अपने मन में दोहराना और कंटिन्यू मेहनत करना और लगे रहना, ठीक है। छोड़ना मत किसी भी चीज़ को, किसी स्ट्रगल को छोड़ना मत, क्योंकि यही एक न दिन आपको उस मंजिल पहुंचाएगा। जस्ट आपका मतलब वक्त नहीं, आपका दौर शुरू हो जाएगा उस दिन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या है अपने सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो उद्देश्य प्रस्ताव का क्या महत्व है हमारे संविधान में? जैसे अगर हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, या फिर हमारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये एक तरह से आप प्रस्तावना कह सकते हैं। जैसे आज प्रस्तावना देख रहे हैं, इसी के आधार पर ही तो हमारे संविधान की प्रस्तावना डिजाइन की गई है। तो उद्देश्य, जैसे आप कोई भी काम करें, जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका कोई उद्देश्य तो होगा ना भाई इसके पीछे, कि चलो सर मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा, मुझे पावर मिल जाएगी, मुझे नाम हो जाएगा, मेरे माँ बाप का नाम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे घूमती रहती हैं। या फिर कोई और सोचो कि मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य तो हर काम का होता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे आप खाना भी क्यों ही ना खाएं, लेकिन उसका भी उद्देश्य यही होता है कि हमारा पेट भर जाए, ठीक है, हमें कुछ न्यूट्रिशंस मिल जाएँ, ताकि हम क्या है पढ़ाई के लिए मेहनत कर सकें, या कोई भी काम करने के लिए तो हमें एनर्जी की आवश्यकता रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या ये संविधान कैसे काम करेगा, इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत मुख्य रूप से क्या है, तो ये इसी को बोला गया कि उद्देश्य प्रस्ताव मीन्स, ताकि जनता को एक मोटी मोटी बात पता चले। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि संविधान किस लिए बनाया गया था, तो क्या भाई पॉपुलेशन जब इतनी ज़्यादा है, क्या आप लोग कहेंगे चलिए आपको मैं पूरा संविधान पढ़ाऊँगा फिर आप समझेंगे? आप मोटी मोटी बातें उन्हें बता सकते हैं कि भाई संविधान इसलिए बना है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जा सके, लोगों को विधि के समक्ष समता हो, मतलब विधि सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम इंसान क्यों ना हो। तो
इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि संविधान का एक उद्देश्य है कि सबके बीच क्या है, समानता लाई जा सके, सबको स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके, सबके जीवन की रक्षा की जा सके, देश में एक शांतिपूर्वक माहौल बनाया जा सके, देश की एकता और अखंडता को क्या है, अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। तो ये आप एक मोटा मोटा बोल सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो ठीक वही उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहीं काम आएगा सर? तो देखिए, ये सारा टॉपिक मैं बोलता हूँ ना, आप पहली बात तो जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस के सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, तो आप सारी चीज़ें ऐसे ही ना पढ़ा कीजिए कि मतलब मेरे एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। आप एक सिविल सेवक बनेंगे, ठीक है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी रहती हैं, क्योंकि हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जब वहाँ पर जो बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो एक बच्चे में सिर्फ ये नहीं देखते कि बच्चा कितना पढ़ने में तेज़ है, वो ये भी देखते हैं क्या इसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं, क्या ये पब्लिक को मोटिवेट कर पाएगा कि नहीं। तो आप पब्लिक को मोटिवेट कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर एक बेहतरीन नॉलेज होगा, आपके अंदर एक नॉलेज की गहराई होगी। तो गहराई कहाँ से आती है? जब आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ें कि सिर्फ एग्ज़ाम की चीज़ें में पढ़नी है, आप कुछ चीज़ें वैसी ही पढ़ें जो आपको मैच्योर्ड बनाए, ठीक है, जो आपके व्यक्तित्व को डेवलप करे। आप कुछ चीज़ें वैसी ही पढ़ें। तो उन सारी चीज़ों को देख के आप उद्देश्य प्रस्ताव देख लीजिए कि हमारे ये संविधान का ढांचा निर्धारित करता है। तो चलिए, मैंने जैसे कि बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे, मीन्स 8 प्रावधान इसमें किए गए थे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, वो था संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक। तो ये क्या है भाई? एक मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि मूवी आई है, तो मूवी का सबसे पहले टीजर लॉन्च करते हैं, ट्रेलर लॉन्च करते हैं, फिर जाके पूरी मूवी आती है। लेकिन ट्रेलर से क्या है, हम लोग काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसमें एक्टर कौन सा है, डायरेक्टर कौन सा है, किस चीज़ पर इसमें बात की है इस फिल्म में। तो इतना तो आंकड़ा हमें किसी फिल्म के ट्रेलर से पता चल जाता है। तो ठीक संविधान का इसे ट्रेलर आप मान सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को, और पूरी संविधान क्या है, एक फिल्म है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें 8 अनुच्छेद दिए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इसका पहला जो प्रावधान था वह था कि यह संविधान सभा घोषणा करती है। संविधान सभा क्या घोषणा करती है? कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। देखिए, मैं चीज़ों को शॉर्ट में लिखा हूँ, आप अपने नोट्स में बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। और आप बुक लिए तो उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में चीज़ें लिखा हूँ। शॉर्ट में मैं इसमें कुछ चीज़ें छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से इस पर देखिए कि यह संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा और एक संविधान का निर्माण किया जाएगा जो भारत की शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करेगा, ठीक है। ये पहला प्रावधान इसका ये हो गया। और दूसरा प्रावधान था कि जो भी क्षेत्र चाहे भारतीय संघ का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे जो भी क्षेत्र थे। जैसे उसमें भारतीय रियासतें भी हमारे देश में रहती थी, 552 रियासतें थी, ठीक है, तो काफ़ी रियासतें थी। और फिर 11 ब्रिटिश प्रांत थे हमारे यहाँ, फिर 4 यूटी मतलब जिसे बोलते हैं कमिश्नरेट क्षेत्र थी। तो ये और बोले अन्य क्षेत्र, अगर देश के बाहर भी जो क्षेत्र हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी, उनका भी वेलकम हम स्वागत करते हैं, वो भी आके भारत के संघ का हिस्सा बन जाए। तो जो भी क्षेत्र चाहें भारतीय संघ का हिस्सा बन सकते थे। दूसरा प्रावधान इसका ये था। और तीसरा प्रावधान अगर हम देखें तो सभी क्षेत्र के मतलब जितने भी क्षेत्र इस भारत के संघ में शामिल होंगे, उन सभी क्षेत्रों की सीमा तय कौन करेगा? संविधान करेगा। उनके पास क्या क्या शक्ति हैं वो भी संविधान ही तय करेगा, ठीक है। ये रहा तीसरा प्रावधान। और इसी प्रकार हम चौथा प्रावधान अगर देखें तो भारत की सभी शक्तियाँ तथा प्राधिकार, सरकार एवं अन्य अंग की शक्तियों का स्रोत भारत की जनता हो गई। ये देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है कि चाहे आप संविधान, अगर मैं पूछूं ये भारत में संविधान तो सर्वोच्च विधि है, लेकिन संविधान से ऊपर क्या है? तो आप सोचेंगे गवर्नमेंट है। नहीं भैया, गवर्नमेंट संविधान से नीचे, ठीक है। सबसे सर्वोच्च तो संविधान है, लेकिन उससे भी सर्वोच्च अगर कोई चीज़ है तो वो है भारत की जनता। क्योंकि अगर संविधान भी अपनी शक्ति कहीं से डिराइव करता है, कहीं से शक्ति लेता है, तो भारत की जनता से लेता है, और वो चीज़ यहाँ से निकल के आती है। मीन्स भारत की जनता क्या है? सर्वोच्च है। तो कभी अगर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे या फिर मेंस के कभी कभी प्री में ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है कि मतलब आप उनके शक्तियों के क्रम में क्या है सजाइए, तो जनता सबसे पहले आएगी, ना कि संविधान सर्वोच्च होगा, ठीक है। तो इस क्रम में तो भारत की सभी शक्तियाँ तथा प्राधिकार मतलब जितनी अथॉरिटीज़ हैं उसकी,
जो भी अथॉरिटी है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं न्यायालय है, ये सबसे सारी चीज़ें अथॉरिटी कही जाती हैं, या फिर सिविल सर्वेंटेशन थी, ये सब, और सरकार तक और उसके और अन्य अंग जितने भी हैं, तो ये सब शक्तियाँ कहाँ से अपनी प्राप्त करते हैं? ये भारत की जनता से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो सही बात है यार, जब भारत की जनता ही खुश नहीं है, जब भारत की जनता ही नहीं है, तो कौन सा संविधान, कौन सा कानून, कौन सा नियम है? जब भारत की जनता है, सबसे पहले जनता है तो जनार्दन है, ठीक है। तो जनता है तो भैया सब कुछ है, जनता है तो राजा है। कोई राजा बिना जनता के हो सकता है क्या? बताइए आप मुझे। भाई राजा वहीं हो सकता है जहाँ प्रजा होगी, तो जनता वहीं होगी जहाँ पर गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जनता क्या है हमारे यहाँ सर्वोपरि है। अब अगर हम देखें पांचवा प्रावधान इसमें, तो भारत के सभी लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए क्या है? सार मैंने लिखा है, आप समझ रहे हैं इसको? सार मतलब क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये तीन चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, क्योंकि ये तीनों बड़े बड़े वर्ड थे, तो मैंने ऐसे लिख लिया। आप लोग क्या है अपने नोट्स में पूरा डाल लीजिएगा, और मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि सार मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सभी नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये सार की व्यवस्था करेगा कौन? हमारा संविधान। और तीसरी बात, अवसर की समता होगी, सबको समान अवसर मिलेगा। जैसे आजकल देख रहे हैं ना कि भाई सबको कंपटीशन करने का मौका, ऐसा नहीं कि पहले के ज़माने में जैसे कि मतलब चार व्यवस्थाएं चलते थे, कि जैसे कि बकवास व्यवस्था जिसे कहते हैं, कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, तो भैया चलो ब्राह्मण पूजा ही करेगा, फिर क्षत्रिय आया तो वो मतलब मारकाट ही करेगा, युद्ध करेगा, फिर क्या है वैश्य है तो सिर्फ व्यापार ही करेंगे, फिर शूद्र आए तो वो सिर्फ मतलब इन तीनों की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है वर्ग विभाजन रहता था, कि मतलब आदमी के पैदा होते ही ये तय हो जाता था कि आदमी कौन सा जॉब या प्रोफेशन अपनाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, संविधान बनने के बाद हमारे में क्या हुआ कि भैया अब ऐसा कोई खेल नहीं चलने वाला, सबके पास अवसर बराबर होंगे, चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, एससी को, एसटी को, सब लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकेंगे। और इवन यहाँ तक कहा गया कि उन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पीछे इतना दबाया गया है कि यदि हम उन्हें आरक्षण नहीं देते हैं तो क्या है उन्हें उतना तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये उनके साथ अन्याय होगा। तो आरक्षण इसीलिए तो दिया गया है क्योंकि भाई उनके पास जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार उनकी सारी चीज़ों को हमने छीन रखा है। अगर जब इतनी चीज़ें छीन रखे हैं, अगर अब हम कुछ उन्हें दे रहे हैं, जो चीज़ें हम उनकी छीनी है वही हम चीज़ें उन्हें लौटा रहे हैं, इसमें गलत कहाँ है बताइए मुझे। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी का मतलब 100 रुपये आप मान लीजिए छीन लीजिए या फिर उससे चोरी कर लीजिए, और कोर्ट कानून अगर आपको ये न्याय कर दे कि नहीं भैया आपने उसका पैसा छीना है, ये प्रूव हो जाए और आपको 100 रुपये उसको लौटाना पड़ेगा, और जब आप उसको लौटा रहे हैं आप ये एहसान जता रहे हैं कि मतलब मैंने आपको 100 रुपये लौटा दिए। नहीं सर, आपने लौटा ऐसे नहीं दिया, क्योंकि आपने उसकी व्यवस्थाएं छीनी हैं तो आपको लौटाना पड़ रहा है आज, ठीक है। तो इतना ईमानदारी बरतिए अपने अंदर कि जो व्यवस्थाएं, जो आरक्षण हम इनको दे रहे हैं, वाकई वो चीज़ें डिजर्व करते हैं वो लोग, ठीक है। हम लोगों ने उनका बहुत सारा शोषण किया है। तो ये अपर कास्ट के लोग इसको बुरा ना माने करें कि आरक्षण, कभी कभी हल्ला होने लगता है कि सर आरक्षण सही है, मतलब गलत है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो समानता के खिलाफ है या समानता फैल गई। तो बेटा उस दिन याद करना जब 300-400 साल पहले आपने पूरा 100% आरक्षण लेकर बैठे थे आप लोग, जैसे ब्राह्मण लोग हैं कि तो क्या हुआ कि चलो ये 100% भाई उनको तो 100% आरक्षण हो गया कि पूजा का काम वही करेंगे। अगर जैसे मैं बोल दूं कि आईएएस लोग सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग बनेंगे, तो बताइए 100% आरक्षण हुआ कि नहीं जनरल लोगों के लिए। तो जब ब्राह्मण थे पहले तो उनके लिए सिर्फ पूजा वही करेंगे, ब्राह्मण ही करेंगे, और जो है क्षत्रिय ही सिर्फ लड़ाई करेंगे, राजा बनेंगे। तो बताइए इन सारी कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण था और शूद्रों का सारा आरक्षण उनसे छीन लिया गया था। और जब आज आप 10, 20, 30% जो भी आरक्षण दे रहे हैं, तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर देना भाई। तो इतना संतोष रखिए, इतना दिन उनका शोषण किए थे, आज जब देने की पारी आई है तो कष्ट हो रहा है ना, होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर एक्वायर कर लेते समय के साथ तो हमें लौटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है शोषण करने की। हमें पता नहीं चलता हम शोषण कर रहे हैं, लेकिन करते हैं असल में, आज भी करते हैं, कहीं ना कहीं किस मात्रा में, किसी रेशियो में करते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए, दिमाग को खोलिए यार, किसी का शोषण मत कीजिए, ठीक है। शोषण करना किसी भी इंसानियत की पहचान नहीं है। यदि आप शिक्षित हैं, अगर फिर भी आप शोषण करते हैं, आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं कि वर्ग चेतना का भाव है, तो भैया प्लीज़ या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, या तो इंसान एक अच्छा बन के और पढ़ाई कीजिए। सिविल सर्वेंट मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सर के पैसा कमाएं, ठीक है। ये कोई मतलब बिजनेस माइंड नहीं, ये नहीं है। आपको जनता के बीच भेज रहा आप, ताकि समानता को
और समानता को बढ़ाएं और संविधान को अच्छे से लागू कराएं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बातें कभी मैं अलग से करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम टॉपिक पे लौटते हैं। अगर छठवां प्रावधान इसमें मतलब यहाँ पर पहुँचे थे ना, अवसर की समता होगी और विधि के समान समता होगी, मीन्स कानून सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट करेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा कानून। चाहे अगर आपने मर्डर किया है, चाहे किसी शूद्र ने मर्डर किया है तो उसको भी 8 साल की सज़ा मिलेगी, या फिर जो भी सज़ा मिलेगी आईपीसी के तहत उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी। चाहे जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा हो, कोई आदमी है, अगर उसने भी मतलब हत्या की है किसी की तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलने वाली है। मीन्स विधि के समक्ष समता होगी, विधि सबके लिए बराबर होगी। और तीसरी बात, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीन्स सबको बोलने का, अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का सबको अधिकार होगा। सिर्फ इसलिए वंचित नहीं कर दिया जाएगा कि आप तो मतलब शूद्र हैं तो आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते, ये जनरल के भेजिए, मंत्र तो सिर्फ पंडित ही बोलेगा, मंत्र तो सिर्फ ब्राह्मण ही बोलेगा, ये सारी चीज़ें अब नहीं चलने वाली हैं। सबके मन में विचार आ सकते हैं और उन विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होगी सबके पास। हाँ, उनके विचारों को हम मानते नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन विचारों को मतलब उसको विचार अपना व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी सबके। फिर चौथी बात इसमें ये थी कि विश्वास का भ्रमण करने का, संगठन बनाने का सबके पास स्वतंत्रता होगी। और हम छठवां प्रावधान इसी क्रम में देखें तो अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो और माइनॉरिटीज़ कौन है भाई? जैसे ट्राइबल्स एरिया में क्या है, माइनॉरिटी वही तो है, ट्राइबल्स हमारे जो हैं कि इतने ज़्यादा पिछड़ गए हैं कि आप कभी कभी मूवी देखते हैं साउथ में आती है कि ट्राइबल्स के ऊपर कभी कभी मूवीज़ आती हैं कि उनके क्या है, हम लोग जंगलों का अतिक्रमण करते हैं, जंगल काट रहे हैं अपने फ़ायदे की वजह से, उनका लैंड रिक्वायर्ड कर रहे हैं, मतलब एक्वायर्ड कर रहे हैं कि वहाँ पर खेती बनाएंगे हम लोग, उसको ज़मीन काट मतलब पेड़ काट के साफ़ करेंगे, खेती बनाएंगे। लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं वहाँ पर कितने जानवर ही बेघर हो जाएंगे, कितने आदि मानव बेघर हो जाएंगे, कितनी ट्राइबल्स की ज़िंदगियाँ उजड़ जाएंगी, हमारे इन्वायरमेंट का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मानव अगर सबसे दरिद्र इंसान कोई है ना इस मतलब धरती पे ना, तो वो इंसान हो चुका है इस समय। ठीक है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक किसी को क्षति पहुंचाने के लिए तत्पर है इस समय। तो प्लीज़ यार, ठीक है, तो कहीं भी आप देखिए ना, थोड़ा इंसानियत बरतिए, थोड़ा मानवता। क्या है ना कि दुनिया में सबसे अच्छी धर्म अगर कोई है, सबसे बड़ा धर्म कोई सर, वो इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो आप कोई सा भी धर्म अपना लो विश्व का, सबसे छोटे प्राणी आप ही हैं दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यकों के, पिछड़े वर्गों का, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और सातवीं बात ये की गई कि संघ की एकता और सभी क्षेत्रों का विधि अनुसार रक्षण किया जाएगा। कि भाई संघ की एकता बनी रहेगी तभी तो एक विशाल भारत का निर्माण होगा, एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, एक मजबूत संघ का निर्माण हो पाएगा। और आठवां बात ये की गई कि विश्व शांति तथा मानवता को बढ़ावा। आप देख रहे हैं ये विश्व शांति, और दूसरी बात है मानवता। मैं कभी से चिल्ला रहा हूँ कि मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा संविधान का सोचिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का उद्देश्य ही यही है कि मानवता बढ़ाएं। और सर मानवता के 3 स्तंभ मेरे हिसाब से जो वो हैं वो ये हैं कि आपके अंदर एक दया भावना होनी चाहिए, एक दया भावना, ठीक है, और एक आपके अंदर क्षमा की भावना, क्षमा भावना, ठीक है। और एक चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि तार्किक सोच। ये 3 चीज़ें आपके अंदर मानवता डिसाइड करती हैं, आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं। एक तो है दया भावना। सर आप क्या दूसरे प्राणियों को उतनी ही दया के पात्र मानते हैं जितना कि उनके वो पात्र हैं? आप क्या दूसरे प्राणियों को उतनी ही बराबर की वैल्यू देते हैं जितना कि आप भी एक प्राणी हैं अपने आप में? ऐसा अगर मानते हैं, आपके अंदर दया भावना है, लोगों को ऊपर दया आती है, आपको किसी की गरीबी देखकर, किसी की मजबूरी देखकर, या अन्य जानवरों को देखकर दया आती है। आप वृक्ष नहीं काटते, आप किसी जानवर की हत्या नहीं करते, मीन्स आप दयावान हैं तभी तो नहीं करते। तो ये दया की भावना अगर अंदर है आपके। और दूसरी बात है क्षमा की भावना। सर अगर कोई गलती कर देना तो उसको आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। आप एक नहीं, 2 बार नहीं, कई बार क्षमा कर दीजिए। जितना बार आपसे हो सकता है आप उतनी बार क्षमा कीजिए। आप पाएंगे जितनी बार आप क्षमा करेंगे, आपके अंदर का संतुष्टि लेवल, आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दया भावना रखें, क्षमा की भावना रखें। याद रखिए कि गलती करने वाले से कभी भी
हमेशा बड़ा क्षमा करने वाला होता है, क्योंकि जो गलती करता है उसे लगता है कि हम बहुत बड़े डॉन हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि गांधी जी को कई बार बोलते थे ना लोग, किसके एक थप्पड़ मारो भाई दूसरा भी गाल आगे कर लेता है, तो वो वही क्षमा याचना, मतलब क्षमा से इतने ज़्यादा विशाल हृदय वाले थे कि लोगों को क्षमा कर देते थे कि आप एक थप्पड़ मारोगे सर, हम दूसरा भी गाल आगे कर लेंगे, आप उस पर भी मारिए आपको, फिर भी हम आपको क्षमा कर देते सर। वही गांधी हैं जिनको आप पूरा वर्ल्ड क्या है हमारे राष्ट्रपिता बापू ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें, दया की भावना, क्षमा की भावना। और तीसरी बात मैंने बोली सर, ये बहुत ही बड़ी बात है, तार्किक सोच मीन्स आप रूढ़ी नहीं है। तार्किक सोच मीन्स आप वही बात मानेंगे जिसमें एक लॉजिक छिपा होगा। जब तक बातें प्रूफ नहीं हो जाती आप नहीं मानेंगे। ये है आपकी तार्किकता का सोच। अगर मैं बोल देता हूँ कि इस पत्थर में भगवान है, तो आपको तार्किकता का सहारा लेना पड़ेगा। अगर भगवान है तो मुझे दिखाइए कहाँ भगवान है। अगर उस पत्थर में भगवान है तो हमारे अंदर भी भगवान हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर भगवान हो सकते हैं सर, उस शूद्र के अंदर भी भगवान हो सकते हैं, कण कण में भगवान हो सकते हैं। आप ऐसे कैसे मान लें कि सिर्फ ब्राह्मण में भगवान हो सकते हैं ना। तो ये तार्किकता की सोच होगी। आप कोई भी काम ऐसे ही नहीं मान लेंगे। जैसे कि सबरीमाला का मंदिर क्या है, एक केरल का एक मुद्दा था कि वहाँ पर ये था कि 13 साल के मतलब जिन लड़कियों को पीरियड्स आता था उनको क्या है अंदर मंदिर में एंट्री मारने की अलाउ नहीं थी। तो वहाँ पर जब वो महिलाएं जाकर कोर्ट में केस करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें क्या है यहाँ पर मंदिर में अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए, तो बताइए हम क्या मतलब हमारा अधिकार नहीं है? क्या यही संविधान है? क्या यही समानता हमें स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा? क्या यही हमारा संविधान बनाया गया था? क्या यही हमारे अंबेडकर भीमराव जी ने यही बनाया था संविधान कि हमारे मतलब स्त्रियों के साथ ऐसा सिर्फ लिंग के अनुसार भेदभाव किया जाए? तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउड किया कि नहीं नहीं, मंदिर तो कोई भी जा सकता है, वो क्योंकि एक सार्वजनिक स्थान है, किसी की पर्सनल स्थान नहीं है मंदिर, तो वहाँ कोई भी जा सकेगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्योंकि ये सब रीति रिवाज है, ये सब ढोंगेबाजी है, और ढोंगेबाजी पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारा कोर्ट क्या है भाई, तार्किक सोच पे आधारित है, न कि ढोंगेबाजी पे। तो वहाँ पर एंट्री उन्हें दे दी गई। तो बताइए आप कमेंट कर, क्या गलत किया गया या सही किया गया? यदि सर आप तार्किक हैं तो आप ज़रूर से सहमत होंगे, यदि आप रूढ़ी हैं तो नहीं सहमत होंगे। और भैया मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, यदि आप रूढ़ी हो प्लीज़ क्लास छोड़ देना यार, ठीक है? क्योंकि मैं रूढ़ियों की बहुत धुलाई करता हूँ भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ क्लासेस आपको क्या है पूरी तरह से पसंद आई होंगी। और मैं तो आगे पॉलिटी सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ें करके, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाऊँगा। और चाहे आप यूपीएससी का मेंस का आंसर लिखें, यूपीएससी के प्री का आप देखेंगे, एग्ज़ाम देंगे, फिर आप इंटरव्यू में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो आप ऑल ओवर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे यदि क्लासेज आप क्या है रेगुलर अटेंड करते हैं। तो ठीक है साथियों, इसी के बाद क्लासेस को एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोल दिया था कि मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो मैं सोचा क्या है थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें आपको क्या है जाननी ज़रूरी थी। चाहे आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हो या फिर वनडे के हों, सबके लिए फैक्चुअल चीज़ें जाननी जरूरी है। वैसे भी आज की क्लास बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, चीज़ें क्या है फैक्ट आज ज़्यादा है। तो देखते हैं कि संविधान सभा के अन्य कार्य। वही संविधान सभा क्या कर रही थी, उसमें संविधान का निर्माण तो संविधान सभा कर रही थी, प्लस संविधान सभा साथ में ये संसद का भी कार्य कर रही थी, मतलब कानून को लागू भी करा रही थी, मतलब साथ ही साथ कानून को बनाती थी, जिससे क्या है पूरे भारत का संचालन किया जा सके। और साथ में क्या है संविधान का निर्माण तो काम कर ही रहा था। तो ये दो काम कर रहे थे। लेकिन तीसरी बात ये थी कि साथ में कुछ और भी अच्छे अच्छे काम किए संविधान सभा ने। और वो कौन से काम थे, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, ठीक है, तो ग्रहण कर ली मई 1949 में। और 22 जुलाई 1947। और एक बात और, राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं इस समय, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मतलब कॉमनवेल्थ नेशन कितने हैं, कमेंट करके सर्च करके कहीं से भी, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 क्या है अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यही वो डेट है जब हमारे संविधान की सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 के। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 की कुछ मेन चीज़ें हुई, जैसे कि राष्ट्रगान अपनाया गया,
दूसरी बात राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और तीसरी बात राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या है 24 जनवरी 1950 को हुई। कौन कौन सी? राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत अपनाया, और राजेंद्र प्रसाद को क्या है भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 3 चीज़ें याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जैसे हम संविधान से रिलेटेड देख लेते हैं कि संविधान को बनने में समय कितना लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सिर्फ 12 दिन कम है, वरना पूरा 3 साल हो जाता। ठीक है, तो इतना समय लगा है हमारे संविधान को बनने में। और दूसरी बात क्या है कि लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। मतलब भाई हमारा संविधान ऐसे थोड़ी नहीं बन गया कि मतलब संविधान सभा बैठी और बस बना दिए फटाफट जो दिमाग में आप, नहीं, क्योंकि ये लोग क्या है जानना चाहते थे मतलब कि पहली बात तो आप जैसे आप भी कोई भी काम करने जाएंगे तो क्या है आप सबसे पहले डेमो देखें कि हाँ भाई लोग कैसे कर रहे हैं, तो लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो फिर उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ताकि लोगों क्यों देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एक बात तो ये देखते हैं कि उनसे हम सीख रहे हैं, क्या चीज़ सीख रहे हैं, और दूसरी बात ये भी करते हैं कि हम उनसे क्या अलग करें कि उनसे बेहतर हम कर पाएंगे। तो ठीक यही हुआ कि हमारे नेताओं ने ये सोचा कि उन्हें हम देश के जितने भी अच्छे संविधान हैं हम उनको देखें, उनके प्रावधानों को देखें, जो उन देशों में अच्छे प्रावधान हैं क्या करें हम लोग अपने देश के संविधान में इसको डालें ताकि एक अच्छे संविधान का निर्माण हो। और क्योंकि हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार संचालित होने वाला है, तो एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण हो सकेगा जब हमारा संविधान अच्छा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था उनके, मतलब सारे देशों के संविधान देखने के पीछे का ये कॉन्सेप्ट था उनका। जैसे कि एक मतलब अकबर क्या है दीन इलाही नामक का धर्म मतलब दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाए थे, अकबर ने चलाया था। तो उसमें क्या था कि वो बोला था कि मतलब जो अन्य जितने भी धर्म हैं अच्छे धर्म, जैसे मान लो हिंदू धर्म उठा लिया, मुस्लिम धर्म उठा लिया, पारसी उठा लिया, सिख उठा लिया, तो इन सारे धर्मों की ग्रंथों को उठाया और उसमें जो अच्छे नियम थे वो दीन इलाही नामक धर्म में डाल दिया। तो बोले भैया अगर इसको कोई धर्म अपनाना चाहे तो अपना सकता है। तो ठीक ऐसे यहाँ भी मतलब ये समझ लो कि एक प्रकार से दीन इलाही का काम किया संविधान ने कि सारे विश्व के सभी धर्म मतलब सभी संविधान को उठाया, अच्छे रूल्स लिए और इसमें डाला और कुछ रूल अपने तरफ से डाला। तो एक अच्छा, इसलिए तो बोलता हूँ हमारे भारत का संविधान, मैं अगर मुझसे कोई पूछे थे कि भैया पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान किसको मानेंगे आप, तो मैं तो निश्चित रूप से बोलूँगा कि हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसानियत, इतना ज़्यादा तार्किकता हमारे संविधान में झलकती है, इतना सही है शायद किसी देश के संविधान में नहीं झलकती। अगर दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, अगर हमारे देश का संविधान जिस प्रकार से बना है अगर वो 100% लागू हो जाए ना तो धरती पर स्वर्ग कहा जाएगा हमारा देश। जिस दिन सर 100% लागू हो गया, 100% अगर लागू हो गया तो हमारा देश धरती पर स्वर्ग कहा जाएगा, फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहा जाएगा। ठीक है, तो इतना वैल्यू है संविधान के। लेकिन क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं है, अराजकता फैल जाएगी, हमारा प्रशासन खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों का डर, हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन उतनी मजबूत नहीं है कि हमारे संविधान को एज इट इज़ लागू कर सके जितना उसमें लिखा गया है। जैसे कि अगर आप देखें DPSP जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, एक है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करके, कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अगर उनको लागू कर दिए जाना है तो उसमें आप समझ लें कि एक प्रावधान ऐसा है कि सबको जॉब का अधिकार है। मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको जॉब का मतलब काम का अधिकार दे दिया जाए आपको, कि मतलब आप अगर काम का अधिकार मतलब आप जाके कोर्ट में सीधा केस कर दें अगर आपको जॉब नहीं मिलती है। अभी तक ये अधिकार आपको नहीं है कि आप जाए गवर्नमेंट मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए अपना केस कर दिए कि सर क्या है कि हमें के काम करने का हमारा मूल अधिकार है मतलब, और हमें गवर्नमेंट काम नहीं दे रही है, तो आप उनके ऊपर केस कीजिए। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर सोचिए DPSP को लागू कर दिया जाए तो आप ऐसा कर पाएंगे कि आपके पास जॉब का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये सोचिए कितना बड़ी बात है। अगर सबके पास जॉब होगा तो सबके पास अच्छी जॉब होगी, सबके पास पैसा होगा, तो क्यों नहीं समृद्धि आएगी ना। तो आप समझिए अगर संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है तो वाकई हमारा भारत क्या है, विश्व का सबसे अच्छा देश बन के उभरेगा। और तीसरी बात है कि प्रारूप पर बहस, जैसे मतलब अभी हम लोग कल देखेंगे हम लोग क्या है संसद में मतलब संविधान की समिति जो इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट समिति थी वो है प्रारूप। प्रारूप मतलब एक फॉर्मेट, संविधान का ढांचा क्या होना चाहिए, संविधान कैसा बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक प्रारूप बोलते हैं। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
तो सोचिए सिर्फ प्रारूप पर बहस करने में एक हमारा मतलब संविधान का ढांचा कैसा होना चाहिए, उसमें मूल बातें क्या होनी चाहिए, हमारे संविधान का मोटा मोटा सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो ये उसी को बोलते हैं प्रारूप। तो प्रारूप पर बहस के लिए देख रहे हैं 114 दिन बहस चली थी कि इसका सिर्फ प्रारूप क्या होना चाहिए। और देखिए 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान को टोटल बनने में, सिर्फ 64 लाख रुपए। हाँ, लेकिन हालांकि उस समय 64 लाख मायने रखते थे। और अंतिम बैठक क्या है, 24 जनवरी 1950 को हुई, जैसे कि पीछे देखा। और इसे लेकर कुल 12 बैठकें हुई हमारे संविधान में। संविधान सभा को कुल 12 बैठकें करनी पड़ी। अगर इस बैठक, हालांकि इस बैठक को कितनी किताबों में नहीं जोड़ा जाता, अगर आप इसको नहीं जोड़ते हैं तो सिर्फ 11 बैठकें हुई, अगर आप जोड़ते हैं तो कुल 12 बैठकें हुई। तो ठीक है, तो मुझे लगा कि ये सारे फैक्ट देखिए ज़रूरी हैं ये, क्योंकि ये कॉमन फैक्ट है। आप चाहे सिविल सर्वेंट के मतलब एस्पिरेंट हैं, या फिर आप कोई अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, या फिर वनडे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फैक्ट आपको बहुत ही ज़रूरी है। प्लस आप मेंस आंसर राइटिंग जब लिखेंगे तो ये सारे थोड़ा थोड़ा 2-4 फैक्ट डालते चलेंगे बीच में, तो आपके आंसर को और बेहतरीन बनाने में मदद करेगा आपकी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।